थर्मोकेमिस्ट्री के थर्ड लेक्चर के अंदर हम वेरियस टाइप्स की एंथैल्पी, जैसा आपको हेडिंग में दिख रहा होगा, उनके बारे में बात करेंगे और कुछ सिंपल से एनसीईआरटी टाइप या बेसिक से न्यूमेरिकल्स करेंगे थर्मोकेमिस्ट्री के लिए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एंथैल्पीज में। सबसे पहली चीज आती है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो किसी रिएक्शन के होने के दौरान कितनी हीट निकलती है, दैट इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। सबको पता ही है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होती है भाई, आपको एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ईच मल्टीप्लाइड बाय द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, मैथमेटिकली ऐसे निकाली जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ आपके पास फॉर्मेशन की। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूरी वीडियो है आपके पास थर्मोकेमिस्ट्री की फर्स्ट वाली, जिसके अंदर आपने बात की ही थी कि अमाउंट ऑफ हीट चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स स्टैंडर्ड कंस्टिट्यूएंट्स इन देयर स्टैंडर्ड फॉर्म्स। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर जब 1 मोल बनता है तो क्या होती है बेटा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ऐसे ही आपने बात की थी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के अंदर आपने बात की कि भाई 1 मोल ऑफ H positive when react with 1 mole of OH negative completely, then the amount of heat released या evolved is known as the amount of आपके पास क्या था, न्यूट्रलाइजेशन या एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपके पास जिससे हम शुरुआत करेंगे। आपके पास जैसे कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3OH फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपके पास 3 रिएक्शंस गिवन है। एक आपके पास कंबस्शन करा रखा है मेथेनॉल का, दूसरा है आपके पास ग्रेफाइट का कंबस्शन यानी कि कार्बन का स्टैंडर्ड फॉर्म में कंबस्शन करा रखा है, और तीसरा आपके पास कंबस्शन करा रखा है हाइड्रोजन का। 3 चीजें आपको गिवन है और आपको इन तीनों चीजों से पता करना है कि बेटा इस चीज में आपकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3OH क्या रहेगी। तो जब भी आपने ऐसे क्वेश्चन किए हैं तो आपने एक चीज देखी होगी कि हमें जो बनाना है पहले उसकी बात करो, फिर इन रिएक्शनों को हमें मैनिपुलेट करना अपने हिसाब से। तो हमें क्या बनाना है, CH3OH। CH3OH के अंदर ध्यान से देखो क्या है, एक है कार्बन, आपके पास 4 है हाइड्रोजन और 1 है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन आपको पता है डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले हमें जो बनाना है उस रिएक्शन की बात करो। हमें जो बनाना है उसके लिए आपको चाहिएगा 1 कार्बन, ठीक है जी, 1 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन तो डायटोमिक है तो हाफ O2 हो गया, और 4 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन डायटोमिक है तो हमें कितने मोल चाहिए बेटा, 2। अगर ये सारे मिल जाए तो ऑब्वियस बात है क्या बन जाएगा आपके पास, मेथनॉल। अब जब आपके पास स्टैंडर्ड जो फॉर्म करना है वो रिएक्शन आपने कैलकुलेट कर ली, वो बना ली, उसके बाद आपका क्वेश्चन फिर डाटा से होगा। तो डाटा के अंदर आप जब जाओगे तो देखोगे भाई ग्रेफाइट है 1 मोल, हाँ जी ये रहा। H2 है 1 मोल, हाँ, लेकिन हमें कितने चाहिए, 2। तो बेटा इस रिएक्शन को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, ताकि हाइड्रोजन उतने ही आ जाए जितने हमारे पास हैं। ये दोनों कहां चाहिए, रिएक्टेंट में, और है भी कहां पे, क्वेश्चन के अंदर, डेटा के अंदर, रिएक्टेंट में। तो इनको कुछ नहीं करेंगे। दूसरे पे आओ, CH3OH ये भी चाहिए, हाँ जी ये भी चाहिए। कुछ और चाहिए ना, कुछ नहीं चाहिए। तो CO2 H2O O2, इसमें से सिर्फ O2 चाहिए, ना CO2 चाहिए ना H2O। तो ये आपको इस तरीके से मैनिपुलेट करना है आराम से, शांति से, कि ये निकल जाए आपके डाटा के अंदर ही ना रहे। तो सीधी चीज है, जो जो चाहिए उनको ऐड करो रिएक्टेंट में, और जो प्रोडक्ट में चाहिए उसको सब्ट्रैक्ट करो। सारी चीजों को बैलेंस करो। फाइनली आपके पास कट पिट के वही चीज बचेगी जो आपको चाहिए थी। देख लो, सिंपल एनसीईआरटी का एग्जांपल है ये। तो आपने सेकंड और थर्ड को ऐड किया तो क्या आ गया, ग्रेफाइट प्लस में 2 मोल ऑफ H2, ठीक है जी, 2 चीजें आ गई। और क्या चाहिए था, हाफ O2, वो तो इन दोनों के अंदर ऑलरेडी है ही। प्लस आपके पास क्या है, ये CH3OH कहां चाहिए था बेटा, प्रोडक्ट में। तो ये फर्स्ट वाली जो है इसको क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट। वजह, जब भी आपके पास सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस में आएगा, उधर जाके क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है जी। और अब इन तीनों चीजों को करके देखो, ये लो कर रखा है मैंने, इन दोनों को जोड़ दिया, C + O2 प्लस ये 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2H2 प्लस में O2, ये माइनस किया, माइनस CH3O2 माइनस 3/2O2, ठीक है। दूसरी तरफ क्या आ गया बेटा, CO2 प्लस 2 मोल्स ऑफ H2O माइनस CO2 ऊपर वाला माइनस 2H2O, कट गए बेटा सारे। ये इधर आके क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब 2O2 में से 1.5 O2 कटेगा, 2 में से 1.5 गया तो कितना बचेगा, हाफ। लो जी, बन गया वही जो चाहिए था बस। तो अब उठा के ये जो आपने काम किया इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दो। 2 की वैल्यू कितनी है, 725, हाँ जी, 2 वाली की, ये 400, सॉरी 2 वाली की 400, 3 वाली 2 से मल्टीप्लाई माइनस 300 और माइनस 725। सोल्व कर लो, आंसर आ गया। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के ऐसे सिंपल क्वेश्चन आएंगे
फिर से ध्यान से सुनो, स्ट्रेटेजी क्या है, रिएक्शनों को बैलेंस करो, हर एक रिएक्शन को बैलेंस करो। उसके बाद 2 नंबर पे जो जो रिएक्टेंट में चाहिए, अगर वो आपकी डेटा के अंदर भी रिएक्टेंट में, इसका मतलब वो ऐड होंगे, और जो आपको प्रोडक्ट में चाहिए अगर वो प्रोडक्ट में है तो वो रिएक्शन भी ऐड होगी, लेकिन अगर वो रिएक्टेंट में हुआ तो उसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि वो बाद में चेंज होकर कहां पे आ जाए, प्रोडक्ट में आ जाए। तो इस तरीके से आपके पास डेटा होगा और फिर सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे, फाइनली उसको मैनिपुलेट करके ऐड सब्ट्रैक्ट करके कट पिट के देखेंगे, अगर जो चाहिए अगर वही आ गया तो क्वेश्चन हो गया आपका, और वो आएगा। ये इसकी अपने आप में एक वेरिफिकेशन है कि जो आपने किया वो बिल्कुल ठीक किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ CO, CO2, N2O, N2O4 आर गिवन -100, -400, 80, 10 किलो जूल पर मोल रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मीनिंग सभी समझते ही हैं, जिस कर्म में ये है उसी आपकी सीरीज में ये है। कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, रिएक्शन की एंथैल्पी बतानी है। तो अभी भी बात हुई थी, वही चीज है, आपके प्रोडक्ट्स माइनस में रिएक्टेंट, ईच मल्टीप्लाई बाय देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। प्रोडक्ट में कौन है, N2O और CO2, लो जी, N2O प्लस में 3 टाइम्स ऑफ CO2। रिएक्टेंट में कौन है, N2O4 और CO, तो N2O4 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ CO। इनकी अब वैल्यूज पुट करो, इनकी वैल्यूज पुट करो, सोल्व करो, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट आते हैं, आपके पास फर्स्ट डेफिनेशन इस वीडियो में, ये तो पीछे हो चुके थे, उन्हीं को जस्ट अप्लाई कराया है। फर्स्ट है आपके पास एंथैल्पी ऑफ कंबशन, साफ दिख रहा होगा, कंबशन का मतलब क्या होता है, बर्न। लेकिन ध्यान दीजिएगा, 2 टाइप चीज की आपके पास बर्निंग की जाएगी, एक पार्शियल और दूसरी कंप्लीट। पार्शियल मतलब रिएक्शन में आपने जब उसको बर्न किया था रिएक्टेंट को, वो पूरी तरीके से बर्न ना होके वो पार्शियली कुछ कंपाउंड बनाया उसने, जैसे कार्बन के केस में है, कार्बन को आप अगर पार्शियली बर्न करते हो तो CO, पॉइजनस गैस, बहुत सारे हादसे होते हैं सर्दियों में इसी की वजह से, आप कमरा बंद करके कार्बन जलाते हैं और उससे डेथ हो जाती है, वो इसी की वजह से है। इसलिए रात को कभी भी सर्दियों के टाइम पे आपको कमरा बंद करके कोयला नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि पॉइजनस गैस CO बनती है पार्शियल कंबशन से, जो पॉइजनस है और आपका दम घुट के डेथ कोज कर सकती है। पर मुद्दा तो पार्शियल कंबशन से क्या बना, CO, कंप्लीट से क्या बना, CO2। तो बर्निंग 2 टाइप से रहेगी, एक पार्शियल और एक कंप्लीट। तो एंथैल्पी में कौन सा टर्म आएगा, कंप्लीट टर्म आएगा। तो क्या बन जाएगा, इट इज एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कंप्लीटली बर्न्ड विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इफ कंबशंस अकर एट 290, वो स्टैंडर्ड कंडीशन भाई, 25 डिग्री टेम्परेचर, 1 बार प्रेशर, तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या हो जाएगी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। क्वेश्चन जनरली स्टैंडर्ड फॉर्म में ही दिए जाते हैं। तो एक सिंपल सा एग्जांपल देखो, CH4 प्लस O2 गिव यू CO2 प्लस H2O। देखना फ्यूल ये है भाई, बर्निंग इसकी हुई है, तो एक्सेस ऑफ O2 कितनी भी हो, इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कुछ भी बने, ये 1 मोल होना चाहिए। ये 1 मोल पे वो जो डाटा आएगा सामने वो क्या, इसके एंथैल्पी ऑफ कंबशन। अगर ये यहां पर हुए इसके 2 मोल, ये इसके हुए 4 मोल, तो ये जो डाटा आएगा उसका 1/4 करना पड़ेगा एंथैल्पी ऑफ कंबशन निकालने के लिए। अदरवाइज अगर ये 1 मोल है तो ये जो भी वैल्यू दे रखी है यही आपकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, यही आपके पास एंथैल्पी ऑफ कंबशन है। लेकिन अगर यहां पर आ गया 4, यहां पे वैल्यू एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है, मान लीजिए 900, तो आप क्या करेंगे, उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, ऐसा भी न्यूमेरिकल करेंगे, डोंट वरी। नेक्स्ट आपके पास जो बात कही उसी को देखो, C प्लस O2 क्या बन गया, CO, फिर CO प्लस O2 CO2, कंप्लीट कंबशन हो गया भाई। इन दोनों की वैल्यूज गिवन है, -108 एक्चुअल वैल्यूज है, -284 किलो जूल पर मोल ईच, दोनों एक मोल है, डोंट वरी। तो मुद्दे की बात कह रहा है कि भाई आपके पास कार्बन के कंप्लीट कंबशन के दौरान वैल्यू कितनी रहेगी, क्वेश्चन लगा लो कंसेप्ट। तो भाई क्या कंप्लीट बर्निंग हुई, तो क्या ये एंथैल्पी ऑफ कंबशन है ना, क्या ये एंथैल्पी ऑफ कंबशन है ना, हाँ क्या ये एंथैल्पी ऑफ कंबशन है, बिल्कुल, क्योंकि अब की बार कार्बन क्या हो गया बेटा, कंप्लीट बर्न्ट हो गया। तो एज पर हेसेस लॉ एंथैल्पी ऑफ कंबशन इस केस में कितनी हो जाएगी, डेल्टा H1 प्लस में डेल्टा H2 दोनों के, क्योंकि भाई रिएक्शन एक स्टेप पे ना होकर कितनी स्टेप में हुई, 2 में, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, -108 प्लस -284, अप्रोक्सीमेटली कितनी आ गई बेटा आपके पास, -392 किलो जूल पर मोल। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कैलोरीफिक वैल्यू, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बड़े आसान क्वेश्चन आते हैं इससे। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड व्हेन 1 ग्राम ऑफ ए फ्यूल, कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोकार्बन भी हो सकता है बेटा, वैसे और कोई भी ऑप्शन अगर है तो वो भी हो सकता है, हाइड्रोजन जैसा भी हो सकता है, अंडरगोज कंप्लीट कंबशन। मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या आपके पास, वो आपके पास कंप्लीट कंबशन में जा रहा है, तो दैट वैल्यू, दैट अमाउंट ऑफ हीट इज नोन एज कैलोरीफिक वैल्यू। हायर द कैलोरीफिक वैल्यू बेटर द फ्यूल इज।
अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, ये जनरली आपके पास रिलीज होगी बेटा, रिक्वायर्ड से तो ज्यादा बेटर वर्ड आपके पास रिलीज रहेगा। व्हेन 1 ग्राम ऑफ ए फ्यूल, तो रिक्वायर्ड को तो काटो, इसकी जगह रिलीज करो। व्हेन 1 ग्राम ऑफ ए फ्यूल दैट इज हाइड्रोकार्बन अंडरगोज कंप्लीट कंबशन, क्योंकि कंबशन हमेशा ही एक्सोथर्मिक है, तो रिक्वायर्ड तो लिखना ही गलत था भाई। हायर कैलोरीफिक वैल्यू मीन्स बेटर फ्यूल, किसी फ्यूल को 1 ग्राम को बर्न करने पे मान लो एक फ्यूल दे रहा है 500 जूल, दूसरा दे रहा है आपके पास 700 जूल, तो बेटर कौन सा है? 700 जूल। तो अब आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन एंड CH4 are 393 and 890 किलोजूल पर मोल, डेटा गिवन है, कैलकुलेट कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ईच एंड विच वन इज अ बेटर फ्यूल। तो मुद्दे की बात भाई, ये किसके लिए थी डेफिनेशन, एक बार जाना, व्हेन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज कंप्लीटली बर्न्ड, ये किसके लिए था? कार्बन ग्रेफाइट 1 मोल के लिए, यानी कि 12 ग्राम के लिए। ये किसके लिए था? 16 ग्राम के लिए। बट कैलोरीफिक वैल्यू इज डिफाइंड फॉर यूनिट क्वांटिटी 1 ग्राम या 1 kg, बेसिकली 1 ग्राम के लिए करें पर स्टैंडर्ड डेफिनेशन, तो 1 ग्राम के लिए कितनी होगी भाई? तो इसकी जो 1 मोल के लिए डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास, तो इसकी कितनी आई बेटा? 32.9। इसकी कितनी आई? 55.6। बेटर कौन सा रह गया बेटा आपके पास? CH4, क्योंकि इसकी अभी अभी जो बात की थी वही चीज, ये एक आपके पास बेटर फ्यूल है। तो ये थी आपके पास कैलोरीफिक वैल्यू और एंथैल्पी ऑफ कंबशन। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। एंथैल्पी ऑफ कंबशन का जो अभी अभी हमने बात की थी उसी का अब क्वेश्चन देखते हैं अच्छे से। कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी ऑफ कंबशन फॉर अमोनिया टू NO एंड H2O। भाई नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी कि पानी बनाया आपके पास, और डाटा गिवन है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO। ये सारी चीजें आपको गिवन है और पूछ रहा है कि भाई एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ अमोनिया बताइए। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, रिएक्शन नहीं दे रखी है तो पहले आप रिएक्शन बनाएंगे, अमोनिया प्लस O2 गिव्स यू NO प्लस H2O। सेकंड, हमेशा की तरह आप बैलेंस करेंगे, बैलेंस कर दिया 4 5 4 6। पॉइंट 3, आपको गिवन के एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस निकालनी क्या है? एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो यहां पर जो भी वैल्यू आई एज पर डेफिनेशन, इसके 1 मोल के लिए जो हीट चेंज आएगा, जो हीट इवॉल्व होगी, दैट इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन। लेकिन इट इज 4 मोल्स, तो पहले क्या करेंगे? पहले एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, सीधी बात है। कैसे निकलेगी? समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट ईच मल्टीप्लाई बाय देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट ईच मल्टीप्लाई बाय देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। प्रोडक्ट NO and H2O, 4 multiplied by NO, 6 multiplied by H2O minus 4 multiplied by अमोनिया प्लस 0। 0 क्यों भाई? ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन एलिमेंटल फॉर्म में है, और कोई भी चीज अपने एलिमेंटल फॉर्म में है, O2, N2, मेटल्स, उन सब की वैल्यूज क्या हो जाएगी? 0। तो वह क्या हो गया? 0। तो यहां से क्या आ गया आपके पास? एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, इस पूरी रिएक्शन की। लेकिन अभी बात हुई थी, अगर ये पूरी रिएक्शन के लिए था, मतलब किसी भी n मोल्स के लिए था, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा। लेकिन अगर ये एक हो जाएगा, मेन रिएक्टेंट, मेन फ्यूल, देन इट विल बिकम एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो मुद्दे की बात, हमें क्या करना है? एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन करना है। तो भाई कैसे होगा? जो भी ये वैल्यू x निकल के आई है, इसको कितने से डिवाइड कर देंगे? 4 से। क्या बन जाएगा? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, सॉरी एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। तो जो अभी बात की थी, अभी जस्ट उसी का एक सिंपल सा एग्जांपल है। नेक्स्ट, कैलकुलेट हीट इवॉल्व्ड व्हेन 1 ग्राम ऑफ इथाइलिन C2H4, कॉमन नेम है बेटा इथीन का, इज बर्न्ड एट 298। भाई डेफिनेशन तो साफ है, हाँ जी, 1 ग्राम 298 केल्विन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन की बात कर रहा है, विद एक्सेस ऑफ एयर। ठीक है, डेफिनेशन ही है। ऑल्सो कैलकुलेट हीट चेंज एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, कैलकुलेट नहीं लिखा, आप लिख लीजिएगा। ऑल्सो कैलकुलेट हीट चेंज एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ये नया आ गया भाई। डाटा गिवन है कुछ, हाँ जी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथीन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 स्टैंडर्ड है सारी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ये वैल्यू बेटा बाय डिफॉल्ट -393 होती है, 393। लेकिन कैलकुलेशन पर्पस के लिए मैंने थोड़ा सा उसको मैनिपुलेट किया, 400 किया, ये -283 होती है, इसको -300 कर दिया ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी रह जाए। अब देखो, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, भाई रिएक्शन नहीं गिवन है तो पहले हम क्या बनाएंगे? एग्जैक्टली रिएक्शन बनाएंगे। इथीन प्लस O2 गिव्स यू CO2 प्लस H2O, बैलेंस किया, हाँ जी, 1 3 2 2 आ गए। अब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे निकलती है? हाँ बिल्कुल ऐसे जैसे ऊपर किया था, ऐसे ही। प्रोडक्ट्स कौन कौन है? CO2 H2O, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस रिएक्टेंट कौन था? इथीन, O2 0, फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म में है भाई, ऑक्सीजन है तो उसकी कितनी हो जाएगी? 0। पूरे को कैलकुलेट करोगे अप्रोक्सीमेटली -1350, 1350 के आसपास आएगा, लेकिन तुम करना कैलकुलेट, ये कितना आ गया? Y।
हो गया जी। अब मुद्दा हमें क्या चाहिए 1 ग्राम के लिए, यानी कि एंथैल्पी ऑफ क्या चाहिए, कंबस्टन चाहिए काइंड ऑफ। तो सीधी सी चीज है भाई, आपके लिए जो भी वैल्यू आई है किसके लिए आई है, 1 मोल के लिए आई है। 1 मोल को 1 ग्राम में कैलोरीफिक वैल्यू में कैसे लेके जाएंगे भाई, उसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे। तो बेटा 1 मोल के लिए आई वाई, तो 1 ग्राम के लिए कितनी आएगी, डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास कितना है 28, 12 2 जा 24 प्लस 4 इंटू 1 4, तो डिवाइडेड बाई कितना कर देंगे 28। तो ये जो वैल्यू आई आ गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, अब थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स, क्लास में भी जैसे हमने बात की थी वही चीज फिर से है भाई। ऑल्सो कैलकुलेट द हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम कहते दिमाग को घुमाओ क्या, हाँ जी बिल्कुल सही बात, ये बात करा इंटरनल एनर्जी की। इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी में क्या कोई रिलेशन है, 100% है। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एच अभी अभी ऊपर से निकाल के लेके आए हैं, ये वाई वाली वैल्यू, डेल्टा यू निकालना है, डेल्टा एन जी आर टी ऊपर से आ जाएगा। रिएक्शन देखो, ये लिक्विड है काउंट नहीं करेंगे, ये गैस है काउंट करेंगे, ये गैस है ये गैस है। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट में कितने हो गए बेटा, CO2 के 2, रिएक्टेंट में कितने हो गए 3 + 1 4, तो नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल 2 - 4 -2, तो डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी आ गई -2, ये पुट कर दी। इंटू में आर, यहां ध्यान देना भाई बहुत आसान है लेकिन यहां ध्यान देना सारी वैल्यूज किलो जूल में है। आर की वैल्यू जब भी एनर्जी जूल्स में होती तो कितनी ली जाती थी 8.314 जूल में, लेकिन ये डाटा तो सारा किलो जूल में है। तो सीधी सी बात है भाई, जूल को किलो जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 10⁻³ से एग्जैक्टली मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे 10⁻³ नहीं करोगे सारा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। मल्टीप्लाइड बाई 298 केल्विन पुट कर दो जी। तो y ऊपर से निकाल के लेके आए हैं और इधर को उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो -2 इंटू 8 माइनस डेल्टा एन जी के लिए बेटा उधर जाके ओवरऑल तो प्लस ही हुआ है। तो -2 इंटू 8.314 इंटू 10⁻³ 100% इंटू 298 सोल्व करोगे क्या आ जाएगा, हीट चेंज या इंटरनल एनर्जी। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं बेटा, एनसीईआरटी टाइप है, सीधा एनसीईआरटी का ही है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब आगे इस वीडियो के लास्ट पोर्शन पे एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांसफर। फेज ट्रांसफर कहते हैं दिमाग के अंदर क्या घंटी बज रही है, फेज मतलब भाई स्टेट, फिजिकल फॉर्म, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, सॉलिड से डायरेक्ट गैस, सब 9th क्लास में पढ़ी हुई चीजें हैं। तो आपके पास सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन जिसको हम मेल्टिंग बोलते हैं, यहां पे मेल्टिंग के अलावा हम वर्ड यूज करेंगे फ्यूजन। लिक्विड से गैस तो हम भी वर्ड यूज करेंगे वेपर। सॉलिड से डायरेक्ट गैस तो हम वर्ड यूज कर लेंगे आपके पास सब्लिमेशन। तो ये जो आपके पास फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, इन फिजिकल स्टेट की चेंजेस को ही आपने क्या नाम दे दिया है, फेज ट्रांसफर। तो अब फेज ट्रांसफर की बात करते हैं। फेज ट्रांसफर में आपके पास हमेशा 2 टाइप की हीट की आपको जरूरत पड़ने वाली है। कौन सी, एक तो सेंसिबल हीट, दूसरा लेटेंट हीट। सेंसिबल और लेटेंट में क्या फर्क है भाई, है थोड़ा सा फर्क है। सेंसिबल हीट वो हीट है जो देने से या लेने से, दोगे तो ऑब्वियसली बात है टेम्परेचर बढ़ेगा, लोगे तो टेम्परेचर घटेगा। तो जो हीट आपने दी और आपको थर्मोमीटर पे दिखाई दे रही है, हीट चेंज होने की वजह से आपका टेम्परेचर अप या डाउन जा रहा है, दैट इज ए सेंसिबल हीट। लेकिन अगर आपने किसी प्रोसेस में हीट दिए जा रहे हो, निकाले जा रहे हो, भाई थर्मोमीटर में कोई चेंज नहीं है, उसकी वैल्यू फिक्स हो गई है, 0 है तो 0, 100 है तो 100 है, बिल्कुल फिक्स हो गई है। तो इसका मतलब वो हीट कुछ तो कर रही है लेकिन हाँ टेम्परेचर चेंज नहीं कर रही। तो ऐसी हीट को हमने क्या नाम दे रखा है बेटा, लेटेंट हीट। 2 डेफिनेशन लेटेंट हीट की अब हम थोरोली करेंगे ही, लेकिन सेंसिबल हीट वो है जिसके आने से जाने से आपके टेम्परेचर वेरी हो। तो एक सिंपल सा हमने एग्जांपल लिया है फेज चेंज को समझने के लिए, एक सिंपल सा ग्राफ जो बहुत आता है, बहुत जगह पे आता है, उसी चीज को, ये वाटर के लिए है बेटा। आपके वाई एक्सिस पे टेम्परेचर चेंजेस हैं और एक्स एक्सिस पे हीट चेंजेस है। -10 डिग्री के आसपास एक थ्योरेटिकल से वैल्यू ले लिया आपने, पानी को लिया है। -10 कहते दिमाग क्या कहेगा, पानी सॉलिड फॉर्म में है भाई, क्योंकि 0 डिग्री पे तो भाई आपके पास क्या हो जाता है, पानी आपके पास सोलिडिफाई हो जाता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो -10 पे सॉलिड है, तो आपने उसको टेम्परेचर दिया, सेंसिबल हीट होगी। -10 से बढ़ता बढ़ता कहां पे आएगा, 0 डिग्री पे। 0 डिग्री पे आके उसकी यहां पर जो मेल्टिंग है, जो फ्यूजन है वो स्टार्ट होगी। तो ये जो फेज चेंज होगा यहां से लेकर यहां तक, यहां पर आपके पास जो भी हीट दी उस दौरान आपका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। वजह, क्योंकि वो टेम्परेचर आपके वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच के बॉन्ड्स को तोड़ने के काम आ रहा होगा।
हीट के दो ही काम है, या तो वो आपके टेम्परेचर को, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगी, या बॉन्ड्स को तोड़ेगी। जब वो बॉन्ड्स को तोड़ रही होगी तो टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं रहेगा, और जब वो टेम्परेचर बढ़ा रही होगी तो बॉन्ड्स पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं डालेगी। तो यहां पर वो आपके पास टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ा रही? क्योंकि वो दूसरे काम पे लगी हुई है। कौन से काम पे? बॉन्ड तोड़ने के काम पे, बॉन्ड्स को लूज करने के काम पे। इसलिए उस दौरान आपका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो भाई हमें तो वो टेम्परेचर चेंज होगा तो छिपी हुई दिखाई देगी, लेटेंट का मतलब भी छिपा हुआ है, तो हम इसको क्या कहेंगे भाई? लेटेंट हीट। किस काम पे आ रही है? सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के, पार्टिकल्स को दूर ले जाने के। तो ये अब भी 0 डिग्री से 0 डिग्री पे जो आपने हीट दी, टेम्परेचर फिक्स रहा है, लेकिन सॉलिड से ये किस में आ गई है? लिक्विड में। ये कहलाएगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ऐसी अब 0 डिग्री को आपने हीट करना शुरू किया 100 डिग्री तक, ये लिक्विड है, अब भी क्या रहेगा? लिक्विड ही रहेगा। लेकिन जैसे ही इसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया इस लिक्विड का, ठीक है, अब आपने जो हीट दी बॉइलिंग पॉइंट पे, अब आप लगातार हीट दिए जा रहे हो, लेकिन आपके पास क्या हो रहा है? आपके पास टेम्परेचर फिक्स हो रहा है, लेकिन लिक्विड किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया है? गैस में। सो दिस इज नोन एज आपके पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और उसके बाद जो भी टेम्परेचर दोगे वो फिर से सेंसिबल हीट हो जाएगी और आपकी स्टीम का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। यहां से 9th में एक बड़ा आसान क्वेश्चन पूछा जाता था कि आपके पास 100 डिग्री वाटर और 100 डिग्री स्टीम दोनों सेम है, ज्यादा नुकसान कौन पहुंचाएगा? तो भाई ऑब्वियस है 100 डिग्री स्टीम, 100 डिग्री स्टीम। वाई? भाई इसके पास तो सिर्फ और सिर्फ 100 डिग्री के आसपास के लिए हीट है, लेकिन इसके पास कुछ एक्स्ट्रा हीट भी आ गई है। किसकी फॉर्म में? लेटेंट हीट। इसके पास मान लो यहाँ पे 5000 जूल हीट थी, तो इसके पास कुछ एक्स्ट्रा 2-3 हजार और भी आई होगी ना भाई। किस लिए? चेंज करने के लिए। तो इसकी एनर्जी ज्यादा है क्योंकि इसके पास डबल हीट है। एक आपके फ्यूज करने के काम आई, टेम्परेचर बढ़ाने के काम आई, दूसरा आपके पास उस फ्यूजन में फेज चेंज करने के काम आई। ठीक है, तो 100 डिग्री आपके पास कौन ज्यादा डेंजरस है? स्टीम, ना कि आपके पास उबलता हुआ पानी। है दोनों ही डेंजरस, कहीं खेल के दिन देखने लग जाओ, है दोनों ही डेंजरस बेटा। तो यही चीजें को अब आप डेफिनेशन वाइज स्कूल क्लास के पेपरों के हिसाब से भी आप उनको थोड़ा सा देखेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चनों के लिए आप एक बार उनको देखेंगे। तो सबसे पहले एंथैल्पी ऑफ ए फ्यूजन, तो इट इज द हीट चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है बेटा सब्सटेंस, फ्रॉम इट्स सॉलिड स्टेट कन्वर्जन टू लिक्विड स्टेट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट पे चेंज होने के लिए जो आपने हीट दी वो आपके पास क्या होगी? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगी? हीट रिक्वायर्ड टू चेंज अ यूनिट मास फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड। यूनिट मास भाई 1 ग्राम भी हो सकता है, 1 kg भी हो सकता है, वही कंबशन वाला ही मामला है। एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, तो ये वाला क्या है बेटा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और यहां से लेके यहां तक का जो टोटल हीट चेंज आया है, ये ए पार्ट बोल दो, इसको बी पार्ट बोल दो, जो ए प्लस बी टोटल आया है दैट इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। क्योंकि आपने सिर्फ टेम्परेचर चेंज नहीं कराया है, आपने फेज चेंज कराया है। तो बेसिकली पूरी प्रोसेस में जो आपने वैल्यू दी है ये किस काम पे रही थी? आपके एंथैल्पी को किसी सब्सटेंस के किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर से उसके दूसरी स्टेट में लाने के लिए। तो जो लेटेंट हीट है उसकी डेफिनेशन क्या होगी? ये जो F या V लिखे जाएंगे डिफाइन करेंगे वो क्या काम कर रही है। F यानी कि फ्यूजन, V मतलब वेपराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या हो जाएगा? Q/M। यूनिट क्या हो जाएंगे? जूल पर केजी या कैलोरी पर ग्राम या किलो जूल पर केजी या ग्राम। एक चीज जो इंपॉर्टेंट है जो यहां पे भी लिखी है वो चीज यहां पे भी, ड्यूरिंग फेज चेंज टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ये लेटेंट वाली फेज के दौरान टेम्परेचर इज कांस्टेंट बट हीट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द इंटरैक्शंस बिटवीन एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ये चीज जो अभी समझाई थी वही चीज लिख रखी है बेटा। तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा? 0, बट लेकिन क्यू क्या रहेगी? आइदर पॉजिटिव अगर आप सॉलिड से लिक्विड से गैस में जा रहे हो, या फिर आपके पास नेगेटिव अगर वो आपके पास उल्टे आ रहे हो। तो ऑब्वियस बात है एंडोथर्मिक है तो पॉजिटिव, एक्सो है तो नेगेटिव। यहां पर एक सिंपल सी बात समझ में आती है आपके पास, जो स्टार्टिंग में थर्मोडायनेमिक्स में कही जाती है कि भाई आपके पास हर एक एडियाबेटिक रिएक्शन आइसोथर्मल हो या हर एक आइसोथर्मल रिएक्शन एडियाबेटिक हो, जरूरी नहीं है। कैसे? देखो ना, फेज चेंज तो सेम है तो आइसोथर्मल तो है, लेकिन क्या क्यू चेंज 0 है? ना। तो एवरी आइसोथर्मल प्रोसेस इज नॉट एडियाबेटिक। नहीं हो सकता भाई। अगर आपके पास टेम्परेचर चेंज नहीं आ रहा उसका ये मतलब कतई मत लगा के चलना कि भाई अब की बार कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, हीट में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है। ना जी ना। ये चीज आपके पास बहुत बेहतरीन एग्जांपल है क्या? इस बात को समझाने के लिए कि भाई हीट देने के बावजूद भी हो सकता है टेम्परेचर चेंज ना हो। तो ये पहली डेफिनेशन थी। अब इससे मिलती जुलती 2 डेफिनेशन और 1-2 न्यूमेरिकल और इस वीडियो को खत्म करते हैं। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन
और एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, साथ में थोड़ा सा डाटा और एक क्वेश्चन, बस खत्म करते हैं। तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ऑब्वियस है बेटा, हीट चेंज स्टैंडर्ड है, तो स्टैंडर्ड कंडीशंस के ऊपर हीट चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस कन्वर्ट फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट टू वेपर स्टेट एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इस चीज का प्लीज ध्यान जरूर रखें। तो लेटेंट हीट क्या होगी, हीट रिक्वायर्ड, क्यों रिक्वायर्ड, टू चेंज यूनिट मास केजी और ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड टू वेपर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट एंड एट 1 बार प्रेशर। दो आपको क्वेश्चनों में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पानी की एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पानी की, वाटर की, वो दी जाएगी आइस की और वाटर की। आइस से भाई लिक्विड पानी के अंदर वाटर, और H2O लिक्विड से H2O गैस स्टीम के लिए, तो ये जनरली दी जाती है, लेकिन फिर भी आपको ये डेटा याद होने चाहिए। एक आधे क्वेश्चन में अगर ना दिए जाए तो इट इज सेल्फ अंडरस्टूड कि आपको ये चीज़ें ऑलरेडी याद है। 9th क्लास से 10th क्लास से चीज़ें आती हैं अच्छा हायर लेवल पे, लेकिन 11th में आपसे मानना जाता है कि आपको ये चीज़ें पता है। तो ये डाटाज आपको याद हो, स्पेशली ये यहाँ से कुछ चीज़ भी आपको दिखाई दे रही होगी बेटा, ये इससे अप्रोक्सीमेटली 7 टाइम्स ज़्यादा है, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है जी। तो जितना हीट आपको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के दौरान देनी पड़ती है, लिक्विड से गैस में उससे कई गुना ज़्यादा देनी पड़ती है। एक स्टैंडर्ड सी सिंपल सी चीज़ है जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन या असर्शन रीजन में आपको तंग कर सकती है। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट्स टू गैस एट इट्स कांस्टेंट टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड प्रेशर, दैट इज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। एंड लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन वो अब आप कर देंगे, बस क्यों रिक्वायर्ड टू चेंज यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू वेपर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट एंड एट 1 बार प्रेशर, ठीक है जी। बस वो एक आपके लिए छोड़ा है, वो आप खुद करेंगे। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन टू CO2 इज -393.5 किलोजूल पर मोल, कैलकुलेट हीट रिक्वायर्ड व्हेन, या हीट रिलीज सॉरी, व्हेन 35.2 ग्राम ऑफ CO2 इज फॉर्म्ड फ्रॉम कार्बन। स्टैंडर्ड फॉर्म में है कार्बन, कुछ नहीं गिवन तो हम मान के चलेंगे। तो रिएक्शन जो गिवन थी, कार्बन ग्रेफाइट प्लस O2 गिव्स यू CO2 -393.5 किलोजूल पर मोल, ये गिवन है। तो यहां से आपको क्या पता है, जो पता है उसी की बात करते हैं। 12 ग्राम, ये 32 और ये 44। अब तक हम इसके हिसाब से सारे क्वेश्चन कर रहे थे, अब प्रोडक्ट के हिसाब से क्वेश्चन करा रहा है, कुछ नहीं, बेसिक स्टोइकियोमेट्री करा रहा है, बहुत आसान, CBSE का है। तो बेटा जब 44 ग्राम्स बनता है देन वी गेट -393.5, तो जब 1 ग्राम बनेगा तो 393/44, और 35.2 बनेगा तो मल्टीप्लाइड बाय 35.2, सिंपल है। तो जो हीट चेंज आया वो कितना है, 14.8 किलो जूल पर आपके पास 35.2 ग्राम्स। सो इसके साथ आपके पास जो हीट चेंजेस थे ऑलमोस्ट सारे हो गए हैं। एक आधी चीज बची है, उसको बाद में देखते हैं। प्लीज इसको ढंग से नोट करो और इसको समझो। थैंक यू।